नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट का पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। आप जानते हैं कि पार्ट 2 जा चुका है। पार्ट 1 में अकाउंटिंग कंसेप्ट का डिफिनेशन था। पार्ट 2 में हमने 3 कंसेप्ट बताया था। ये पार्ट 3 आपके पास है। आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, पार्ट 1 में ये वीडियो 2 में हमने 3 कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं, आप लोग पार्ट 2 में जाकर देख लीजिए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये भी हम बता चुके हैं, आप लोग पार्ट 2 में जाके देखिए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम बता चुके हैं, वो भी जाके आप पार्ट 2 में देखिए। अभी जो बताने वाले हैं 3 पार्ट में, ये कौन कौन कंसेप्ट पढ़ाएंगे यहां तक। ये जो आपका पार्ट 3 में जो है 3, यहाँ पर 4 कंसेप्ट आपको हम पढ़ाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है, अभी हम एक एक कह के समझाएंगे। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, अभी समझाएंगे। आगे दे डुअल एस्पेक्ट, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, देखिएगा, सॉरी। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, अभी एक एक करके समझाएंगे। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, अभी समझाएंगे। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, अभी समझाएंगे। तो ये पार्ट 3 में 4 कंसेप्ट हम लोग आज क्लियर करेंगे। बस जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए वीडियो के, ताकि जो भी स्टूडेंट जूनियर अकाउंट क्लर्क के अप्लाई किए हुए हैं, इसके साथ साथ जो बिहार लेखापाल के लिए जो अप्लाई किए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गारंटी के साथ 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका रखा हुआ है। 100% जो बोल है, मेरे आवाज़ को आप रिकॉर्ड करिए, इस वीडियो के अपने पास रखा करो। एक कंसेप्ट आपको टोटल, आप पता है ना, टोटल 13 कंसेप्ट है, टोटल 13 कंसेप्ट है। 13 कंसेप्ट बनाने के बाद, 13 कंसेप्ट बताने के बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ये सारा 13 कंसेप्ट बताने के बाद, हर टॉपिक बताने के बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को भी लगे कि हाँ, बच्चा सब देख रहा है वीडियो को। चलिए आते हैं फर्स्ट टॉपिक पर। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लेखांकन अवधि अवधारणा। चलिए देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, पहले आपको सटीक चीज बता दें सिंपल तरीका में। मान लीजिए आप एक बिजनेस किए हैं, आपने एक बिजनेस किया, आप एक बिजनेस किए, एक सिंपल भाषा में आपको पहले बताते हैं, उसके बाद सीधे टॉपिक पर आएंगे। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है क्या। मान लेते हैं आप एक बिजनेस किए छोटा सा, आपने सोचा कि ये बिजनेस मेरा कितने सालों तक चलेगा। आप एक अनुमान लगाए कि ये जो हम बिजनेस किए, ये मेरा बिजनेस कितने सालों तक चलेगा, 10 सालों तक। अब बताइए, ये बिजनेस 10 साल तक चलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे 10 साल को, ये जितना भी 10 साल जो पीरियड है, हम इसको छोटे छोटे पार्टों में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे, यह देखने के लिए कि हमारा इतना प्रॉफिट, इस पीरियड में प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट कितना, यहाँ पर प्रॉफिट कितना, यहाँ पर प्रॉफिट कितना। जब हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि मेरा बिजनेस 10 साल चलेगा, तो देखेंगे कि प्रत्येक साल कितना कितना प्रॉफिट हुआ। 10 साल चलेगा तो देखेंगे पहला साल प्रॉफिट कितना हुआ, दूसरा साल प्रॉफिट कितना हुआ,
तीसरा साल प्रॉफिट कितना हुआ, चौथा साल प्रॉफिट कितना हुआ। इसी तरह से हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 10 साल तक चलेंगे। तो ये काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है कि एक हम लोग अनुमान लगाते हैं कि बिजनेस 10 साल चलेगा तो 200 साल मेरा कितना कितना प्रॉफिट हुआ। एक काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब होता है कि जब पूरे अपना लाइफ को छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाता है। हमने अनुमान लगाया कि मेरा बिजनेस 10 साल चलेगा तो इस 10 साल को हमने एक एक साल में डिवाइड कर दिया। हमने एक एक साल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया, ताकि हमको पता चल सके कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ। समझ में? तो देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं देखिएगा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट अभी अभी हमने समझा, कुछ है नहीं। अपना आपका पूरे लाइफ का एक छोटा, पहले लाइन बाय लाइन समझा देते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। देखिएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लाइफ ऑफ, देखिए लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएट सेगमेंट फॉर स्टडिंग द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब एक बिजनेस में रिजल्ट का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस में रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। एक बिजनेस में रिजल्ट का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, द लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएट segment for studying the result shown by business after each segment। स्मॉल यूनिट मतलब अभी अभी हम बताए कि हमने सोचा कि बिजनेस 10 साल चलेगा तो इस 10 साल को एक एक साल में बांट दिए। 10 साल कब होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। एक एक साल में हमने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, ताकि हम जान सके कि पहला साल प्रॉफिट कितना हुआ, दूसरा साल प्रॉफिट कितना हुआ, तीसरा साल प्रॉफिट कितना हुआ, चौथा साल प्रॉफिट कितना हुआ। हमने पूरे लाइफ को छोटे छोटे पार्टों में क्या किया, डिवाइड किया। किस लिए, ताकि हमको पता चल सके कि कितना फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ, कितना सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ, कितना थर्ड ईयर प्रॉफिट हुआ। देखिए, एन अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कंपनी रहा तक कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली दो चीज होता है, यदि सोल प्रोप्राइटर रहा और पार्टनरशिप तो सिर्फ दो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यदि कंपनी रहा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, पार्टनरशिप में सिर्फ 2 ही होता है। हाँ, बाल मत खुजलाओ, ध्यान से आप लोग समझते रहो। पार्टनरशिप में कितना होता है, सिर्फ 2 होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। लेकिन वही यदि कंपनी रहा तो 3 चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, 3 चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो देखिएगा, एन अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ द टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर इन ऑर्डर टू शो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। फिनांस अकाउंटिंग पीरियड एक इंटरवल होता है, कितने सालों का, एक एक साल का इंटरवल होता है। मेरा बिजनेस 10 साल चलेगा तो इसको हमने छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10। हमने 10 साल पूरा बिजनेस का लाइफ है, इसको हमने छोटे छोटे पार्टों में क्या किया, बांट दिया। किस लिए, ताकि हमको पता चल सके कि प्रॉफिट कितना हुआ। आगे देखिएगा, अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड ऑफ
12 मंथ्स। अकाउंटिंग पीरियड कितने महीना का पीरियड होता है? 12 महीना का पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, एंड एंड ऑन 31 मार्च। ये लाइन आपको समझ में आ गया? अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को जाकर समाप्त होता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, 100% आएगा गारंटी के साथ। ये जो जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो एग्जाम होगा 100% आएगा कि इनकम टैक्स के अनुसार कौन सा पीरियड को अपनाया जाता है। तो देखिएगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। याद कर लीजिए, इनकम टैक्स के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड किसको बोलते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। आगे देखिएगा, अब देखिए इसको हिंदी में भी समझा दे। लेखांकन अवधि की अवधारणा के अनुसार व्यापार के जीवन को उपयुक्त खंडों में, खंडों मतलब उसको छोटे छोटे पार्टों में बांटा जाता है, उपयुक्त खंडों में विभाजित किया जाता है ताकि प्रत्येक के खंड के बाद व्यापार द्वारा दिखाए गए परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट का अध्ययन किया जा सके। पूरे लाइफ को छोटे छोटे पार्टों में बांटा जाता है। आगे देखिए, लेखांकन अवधि वह समय अंतराल होता है जिसके अंत में व्यापार के परिणाम दिखाने की वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। लेखांकन अवधि सामान्यतः 12 महीनों की अवधि होती है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। ये लाइन आपको समझ में आ गया? लेखांकन पीरियड कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट नहीं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट सिंपल समझना, 12 महीना के एक पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को जाकर समाप्त होता है। बस इतना आप लोग एकदम से ऑब्जेक्टिव बेस ऑब्जेक्ट है, एकदम से रटते रहिए। अगला पॉइंट आते हैं 5 नंबर, देखिएगा। देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। लागत अवधारणा क्या है? बहुत सिंपल से है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार जितना भी फिक्स एसेट्स है उसको कॉस्ट पर दिखाना चाहिए। देखिएगा, और करेंट एसेट जैसे स्टॉक, जैसे जितना भी फिक्स एसेट्स है उसको हम, जैसे फिक्स एसेट किसको बोलते हैं? प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये सभी को किस पर दिखाना चाहिए? फिक्स कॉस्ट पर, कॉस्ट प्राइस पर। ये सभी को किस पर दिखाना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पर। और जो करेंट एसेट है जैसे स्टॉक, स्टॉक को किस पर दिखाएंगे? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जो दोनों में से कम हो। आते हैं सीधे टॉपिक पर, उसके बाद समझाते हैं, ताकि लाइन बाय लाइन समझा देंगे तब पहले आपको माइंड में सेटअप होगा। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फिक्स एसेट, फिक्स एसेट किसको बोलते हैं? देखिए, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, दो एसेट्स विच लाइफ है मोर देन 1 ईयर। वैसा संपत्ति जिसका जीवन काल 1 साल से अधिक हो उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। इसको हिंदी में भी बताए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फिक्स एसेट आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस, जितना भी फिक्स एसेट है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, सबको हम लोग किस पर दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस किसे कहेंगे? परचेज प्राइस प्लस अदर एक्सपेंस। मतलब थोड़ा समझा दे आपको, परचेज प्राइस कहते किसको है? देखिए, कॉस्ट प्राइस किसे कहेंगे पहले ये देखिएगा। हमने अभी अभी क्या बोला था? परचेज प्राइस प्लस अदर एक्सपेंस। जैसे आप एक मशीन खरीदे, आपने क्या परचेज किया? एक मशीन।
मशीनरी परचेज किया, कितने में? 1 लाख में। कॉस्ट प्राइस किसे कहेंगे अभी आपको क्लियर पता चल जाएगा। आप मशीन कितने में खरीदे? 1 लाख में। इस मशीन पर आपको ब्रोकरेज लग गया, दलाली। मान लें कि कभी कभी ऐसा होता है ना, ब्रोकरेज मतलब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, पीछे दलाल लग जाता है। मान लें कि आपने 1 लाख का मशीन खरीदा, इसमें 5,000 रुपये आप किसको दे दिए? ब्रोकरेज दिए। मान लें कि मशीन खरीदे तो लाने तो अपना सिर के ऊपर तो नहीं ना लाएंगे, लाने के लिए कुछ चाहे तो रिक्शा ठेला को करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैक्टर पर, नहीं तो ट्रक पर लाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं फ्रेट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेट। फ्रेट मतलब होता है भाड़ा। मान लें कि लाने में हमको कितना लग गया? 3,000 रुपया लग गया। इस मशीन को हमको लाने में कितना लग गया? 3,000 रुपया लग गया। इसके अलावा मान लें कि मशीन ला दिए तो मशीन को इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना। देखते हैं जहाँ पर आटा चक्की जो होता है, जहाँ पर गेहूं पिसाता है, कितने अच्छा से नट भाल्टू से मशीन को कसा जाता है ताकि चालू करे तो इधर उधर मशीन भागे ना। तो देखिए केवल मशीन लाने से नहीं होता है, उसको इंस्टॉलेशन भी करना होगा। तो मान लें कि इसको इंस्टॉलेशन करने में, मान लेते हैं कि इसको इंस्टॉलेशन करने में कितना रुपया लग गया? 2,000 रुपया। ये सभी को यदि ऐड हम करते हैं तो कितना आएगा? 1,10,000 रुपया। इसी 1,10,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। इसी 1 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये समझ में आ गया ना? चलिए देखिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फिक्स एसेट आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसको बोलेंगे? परचेज प्राइस प्लस अदर एक्सपेंस। इसको रट जाना है कि जितना भी फिक्स एसेट है सबको कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। आगे देखिएगा, दिस प्राइस इज रिड्यूस बाई चार्जिंग डिप्रेसिएशन। अब देखिए, मान लेते हैं कि अभी अभी हमने बताया कि मशीन का कीमत कितने से है? 1,10,000। अब यह कॉस्ट प्रत्येक साल कम होते जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इस पर क्या लगता है? डिप्रेसिएशन। इसी कॉस्ट पर डिप्रेसिएशन लगता है, इसीलिए यह कॉस्ट प्रत्येक साल घटते जाता है। आप लोग डिप्रेसिएशन अकाउंट पढ़े भी होंगे क्लास 11th में या ग्रेजुएशन में या सीए में। जो सीए किए होंगे चाहे तो फाउंडेशन में, नहीं तो इंटरमीडिएट में, तो आप लोग पढ़े होंगे डिप्रेसिएशन। जितना भी फिक्स एसेट है केवल लैंड को छोड़कर बाकी सभी पर डिप्रेसिएशन लगता है लगभग। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, करेंट एसेट्स लाइक स्टॉक आर रिकॉर्डेड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। इसको बाबू VVI कर लेना, 100% एग्जाम में आएगा कि करेंट एसेट लाइक स्टॉक। स्टॉक को किस पर रिकॉर्ड करते हैं? मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जो दोनों में से क्या हो? कम हो। चलिए आते हैं इसके हिंदी पर। देखिएगा, इस अवधारणा के अनुसार अस्थाई परिसंपत्ति, अस्थाई संपत्ति तब सबको समझ में आ गया होगा, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस बार नौकरी सबको हो जाना चाहिए। एक बार मैं बता दूं, जूनियर अकाउंट क्लर्क का आप ये मत सोचो कि 300 सीट है, ये सीट बढ़ने वाला है, बढ़ के लगभग 1100 के करीब जाने वाला है। इसीलिए आप ये मत सोचो कि कंपटीशन हाई है, आपके लिए बेटर होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 50 में 50 अकाउंट आपको पॉकेट में डाल दें। बस आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए ताकि हम लोग के भी कुछ बेनिफिट हो सके। चलिए देखिएगा, इस अवधारणा के अनुसार अस्थाई परिसंपत्तियां को उनकी लागत मूल कैसे आएगा? क्रय मूल्य प्लस अनखर्च पर दर्ज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिएगा, इस लागत मूल्य को हरास लगाकर
कम किया जाता है। हरास मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। इस लागत मूल्य को पर डेप्रिसिएशन लगाकर उसको कम किया जाता है। आगे देखिएगा, चालू संपत्तियां जैसे स्टॉक को बाजार मूल्य या लागत मूल्य में से जो भी कम हो उस पर दर्ज किया जाता है। स्टॉक को हमेशा किस पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, जो दोनों में से क्या हो? कम हो। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 10,000 है, अब मार्केट प्राइस कितना है? 8,000। तब बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने पर रिकॉर्ड होगा? 8,000 पर रिकॉर्ड होगा। इसको रट जाना। स्टॉक को किस पर रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस से जो दोनों में से कम हो। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब चलिए डुअल एस्पेक्ट देखिए। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। देखिए ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? ये बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। ये बोलता है कि जितना भी ट्रांजैक्शन है उसका दो पहलू होता है, एक रिसीव और दूसरा पेमेंट। एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट, वन डेबिट सेकेंड क्रेडिट। ये डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? सभी को समझ में आ गया ना? प्रत्येक ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, एक आया तो दूसरा गया। आया उसको डेबिट बोलते हैं, गया उसको क्रेडिट बोलते हैं। डबल एस्पेक्ट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट सबको समझ में आ गया? हर एक ट्रांजैक्शन का कितना पहलू होता है? दो होता है। चलिए आपको टॉपिक वाइज समझा दें, उसके बाद हिंदी में एग्जाम्पल दे के आपको समझाएंगे। चलिए देखिएगा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मीन्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट मत होता है पहलू। ये बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है। एंड एन अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट। अकाउंटेंट दोनों को रिकॉर्ड करता है, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन। एक अकाउंटेंट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। अभी देखिए बहुत एग्जाम्पल बताएंगे आपको। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डुअल एस्पेक्ट। इस कंसेप्ट के अनुसार जितना भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? वैसा ट्रांजैक्शन जिसको मनी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसा ट्रांजैक्शन जिसको मनी में दिखा सकते हैं, उसको बोलते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन का कितना एस्पेक्ट होता है? दो एस्पेक्ट होता है। फर्स्ट रिसीविंग ऑफ बेनिफिट, पहला होता है बेनिफिट को रिसीव करना। अभी एग्जाम्पल दे के हम समझाएंगे। बेनिफिट रिसीव। एंड सेकंड क्या होता है? गिविंग ऑफ बेनिफिट। ये समझ में आ गया? जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, उसके बाद आगे लाइन बताएंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर ही हम आपको बता देते हैं। चलिए नीचे बता देते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि आपने मशीन सेल किया या परचेज किया, जो भी मशीनरी परचेज, हमने मशीन कितने में परचेज किया? 1 लाख। इसका दो एस्पेक्ट है। देखिए हमने जैसे ही मशीन परचेज किया था, देखिएगा हमने जैसे ही मशीन परचेज किया था, देखिए दो एस्पेक्ट है, एक मशीन है और दूसरा क्या है? कैश। जैसे हम मशीन परचेज किए तो मशीन आएगा, रिसीव होगा। मशीन क्या होगा? कम सीन। मशीन क्या होगा? कम सीन आएगा। और कैश क्या होगा? गोज आउट। कैश क्या होगा? गोज आउट, जाएगा। देखिए परचेज मशीन का दो पहलू है, मशीन आया, कैश गया। जो आता है इसको डेबिट कहा जाता है, और जो गया इसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट। आया तो डेबिट, गया तो
क्रेडिट। ये कंसेप्ट यही बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, एक रिसीवर, इसको रिसीवर भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, गिवर। ये लाइन आपको क्लियर समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए देखिए एक क्लियर समझ में आ गया। इसका दो एस्पेक्ट होता है, रिसीविंग ऑफ बेनिफिट एंड गिविंग ऑफ बेनिफिट। द रिसीविंग एस्पेक्ट इज टर्म एज डेबिट। अभी हमने बताया कि जो रिसीविंग होता है उसको डेबिट कहा जाता है, वेयर गिविंग एस्पेक्ट इज क्रेडिट। जो गिविंग होता है उसको क्रेडिट कहा जाता है। आगे देखिए, इसी कंसेप्ट के वजह से ये नियम लागू होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये किस कंसेप्ट के द्वारा होता है, तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बहुत बहुत बाबू ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सीए फाउंडेशन में भी लगातार पूछता है, अनेकों बार पूछा। ये 2018 में भी पूछा है, जो जूनियर अकाउंट का एग्ज़ाम हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी विभाग में कब वैकेंसी आया था, 2018। 18 के बाद अभी 6 साल बाद 24 में आया है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। तो इसी कंसेप्ट के कारण जो आपका एसेट होता है ना, एक कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। चलिए ये डुअल एस्पेक्ट समझ में आ गया। हिंदी में भी आपको समझा दे थोड़ा, देखिएगा। दोहरी प्रतिष्ठी अवधारणा के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं। ये समझ में आ गया ना। दोहरी प्रतिष्ठी किसको बोलते हैं, दोहरी पहलू को ही बोलते हैं प्रतिष्ठी। देखिए कि अवधारणा के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं। एक देखिए दो पहलू होते हैं और एक लेखाकार, लेखाकार किसको बोलते हैं, अकाउंटेंट को। लेखाकार किसको बोलते हैं, अकाउंटेंट। दिमाग खोल के आप लोग सुना करो, जिसको भी 50 में 50 चाहिए तो एक एक करके वीडियो देखिए। टोटल आपका सिलेबस जाएगा आपका, चाहे आपका कंसेप्ट हो। इसके बाद हम कंपनी अकाउंट पढ़ाएंगे विथ अमेंडमेंट। उसके बाद हम आपको सिंगल एंट्री, बीआरएस, टोटल टॉपिक पढ़ाएंगे। टैक्स भी पढ़ाएंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। देखिए एक लेखाकार को प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं को दर्ज करना चाहिए। दर्ज मतलब होता है रिकॉर्ड करना चाहिए, दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक वित्तीय लेन देन का दोहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक वित्तीय लेन देन का कितना प्रभाव होता है, दो प्रभाव होता है। देखिए ए में प्राप्त करना, अभी अभी हमने एग्जाम्पल देके बताया। प्राप्त का हमने मशीन खरीदा तो मशीन आया, एक मतलब हमने प्राप्त किया। आगे देखिए लाभ देना, लाभ देना मतलब अभी अभी हमने बताया था, हमने क्या पेमेंट किया था, कैश पेड किया था। इसका मतलब हमने पेमेंट किया। आगे देखिए प्राप्त करने वाले पहलू को डेबिट, जो आता है उसको डेबिट कहते हैं, और देने वाले पहलू को क्रेडिट कहा जाता है। जो गया उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट। आगे देखिए इसी कंसेप्ट के अनुसार क्या होता है, जो आपका संपत्ति है ना, किसके बराबर होगा, पूंजी प्लस दायित्व के बराबर होगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर समझ में आ गया। जो संपत्ति होता है किसके बराबर होता है, पूंजी प्लस दायित्व के बराबर होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि किसी तरह का परेशानी हो, या आवाज़ में प्रॉब्लम हो, या वीडियो ठीक से नहीं दिखता हो, या हमने बताया इसमें किसी तरह का डाउट हो, आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है, कमेंट में आप लोग मेंशन कीजिएगा। क्योंकि बहुत अभी ज़्यादा वीडियो है, इसीलिए अभी जो भी समस्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। या आपको अच्छा लगे हाँ कि हाँ कोई टॉपिक को ज़्यादा क्लियरिटी और होना चाहिए, इससे भी आप कमेंट में जरूर मेंशन करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पढ़ाई अच्छा लगा कि नहीं आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। चलिए देखिए लास्ट आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैं इसको हिंदी में बोलते हैं मिलान अवधारणा। मैचिंग कंसेप्ट मतलब होता है
किसी भी साल का प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण, किसी भी साल का प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन उस साल का टोटल इनकम को और टोटल एक्सपेंस को मिलाकर प्रॉफिट और लॉस को निकाला जाता है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, समझ में आ गया कि प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कैसे होता है। इस साल का जितना इनकम है, इनकम को इस साल के जितना एक्सपेंस है, दोनों को मिलाएंगे और तब प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो लॉस। ध्यान से देखिए, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। देखिए क्या बोलता है, मैचिंग कंसेप्ट मीन्स डैट एक्सपेंसेस शुड बी मैच, मैच मत होता है मिलाना, एक्सपेंसेस शुड बी मैच विथ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम्स, रेवेन्यू मतलब क्या होता है इनकम्स। देखिए एक्सपेंसेस शुड बी मैच विथ रेवेन्यू जनरेटेड इन द, देखिएगा रेवेन्यू जनरेटेड इन द रिलेवेंट पीरियड। अब देखिए रिलेवेंट पीरियड मतलब यहाँ पर बहुत आपको दिक्कत होगा, याद रखना। यदि एक्सपेंस 2024 का है तो इनकम भी कब होना चाहिए, 2024 का ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं रिलेवेंट पीरियड। यदि एक्सपेंस 2024 का है तो इनकम भी कब का होना चाहिए, 2024 का ही। इसका मतलब जिस साल का इनकम हो उसी साल का एक्सपेंस होना चाहिए, तब आपका प्रॉफिट पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। जिस साल का इनकम हो उसी साल का एक्सपेंस के साथ मैच करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिए मैचिंग प्रिंसिपल फैसिलिट द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। मैचिंग कंसेप्ट के कारण ही हम लोग प्रॉफिट और लॉस को क्या कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आगे देखिए, दज रिक्वायर्ड वेरियस एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये तो आप जान ही रहे कि प्रॉफिट, देखिए आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ाना भी है, वहाँ ये सब एक एक चीज़ आपको बताएंगे। एडजस्टमेंट में प्रॉफिट लॉस निकालते समय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट किया जाता है, एक्रूड इनकम को भी एडजस्टमेंट किया जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस को भी एडजस्टमेंट किया जाता है, अन इनकम्स को भी क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए ये हिंदी में मैं आपको समझा दूं। मिलान अवधारणा का अर्थ है कि किसी लेखा अवधि की आय के साथ उस अवधि के, देखिए कितना सटीक लाइन लिखा हुआ है, आप एक बार यदि पढ़ लोगे ना तो माइंड में एकदम से सट जाएगा जाके। चलिए फेविक्विक के जैसा किसके जैसा सट जाएगा, फेविक्विक के जैसा। बहुत सुटेबल एकदम से सेंटेंस है, एक बार पढ़ोगे माइंड में आ जाएगा, दोबारा इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए देखिएगा, मिलान अवधारणा का अर्थ है कि किसी लेखा अवधि की आय के साथ उस अवधि के व्यय का मिलान किया जाना चाहिए। मिलान, देखिएगा मिलान सिद्धांत का व्यवसाय के लाभ या हानि की गणना की सुविधा प्रदान करता है। मिलान अवधारणा ही व्यवसाय के लाभ तथा हानि की गणना के सुविधा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि मिलान अवधारणा के द्वारा ही संस्था का, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को निकाला जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, इस प्रकार बकाया व्यय, अर्जित आय, परिवर्तित आय, अदत्त आय इत्यादि के लिए विभिन्न समायोजन मतलब एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। ये तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो एक एक करके फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताएंगे कि जितना भी आउटस्टैंडिंग इनकम होता है, एडवांस इनकम होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, सारे चीज़ का एडजस्टमेंट किया जाता है। चलिए इसमें हमने 4 कंसेप्ट बताया
किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी थोड़ा खुशी लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम अपलोड कर सकें। ठीक, सभी को थैंक यू।